हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं होगा वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको फिलर फॉर्म से फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है ना, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज मिलते हैं, आपको फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है। तो ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं फिलर फॉर्म की वेबसाइट पर www.ugc-net.com। ओके, सो ये फ्री क्लासेस है ना, इनका आप लाभ लीजिएगा। और फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन आते हैं फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करके वहाँ से आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। ओके, सो ये 2 PM का क्लास जो है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ओके, सो बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो अगर आपने इसको मिस किया है तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की जेआरएफ अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है। ओके, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। ओके, सो आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है? ओके, सो आज हम थोड़े से डिस्कशन कर लेंगे, कुछ डाउट्स ले लेंगे जो कमेंट किया है कुछ स्टूडेंट्स ने। ओके, पहला हम ले लेंगे डाउट नुसरत जहां का, ठीक है? नुसरत जहां का हम डाउट ले लेंगे। उसने एक कमेंट लिखा था, सर ग्लेजर और स्ट्रेस के बारे में बता दीजिए। ओके, हाँ, तो सिट्रस और ग्लेजर जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। इसको मैंने वहां पर कमेंट किया था कि जो सिट्रस और ग्लेजर था इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी को दे दिया है, ठीक है? ये दो सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत काम किया है सोसाइटी के बारे में, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया है, अपने इस ग्राउंडेड थ्योरी को डेवलप उन्होंने कैसे किया है? उन्होंने अपने जो स्टडी थी उसको उन्होंने किया था, मतलब वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में ही मर रहे थे, ठीक है? उन पे उन्होंने एक स्टडी की थी, दोनों ग्लेजर और स्ट्रास ने, ठीक है? तो फिर उन्होंने कंपैरेटिव मेथड अपनाया, और उसमें उन्होंने फिर जो कंपैरेटिवली थ्योरी दे दी, ठीक है? तो वहाँ पे वो थ्योरी का नाम पड़ा ये ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। ओके, और भी हम बता सकते हैं ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये डेवलप किया है इन्हीं दो सोशोलॉजिस्ट ने, बेरनी और ग्लेजर ने, ठीक है? और सिट्रास का पूरा नाम था एंसलम सिट्रास। ओके, सो यही है कि यानी उन्होंने अपने एक बुक बना ली, मगर वो बुक किसके बेस पे थे? एक रिसर्च उन्होंने की थी कि यानी जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में मर रहे थे, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने रिसर्च की। तो उन्होंने उसके बारे में एक बुक लिख ली, फिर उसका नाम, उस बुक का नाम रखा था अवेयरनेस ऑफ डाइंग, ठीक है? हाँ, तो ये उन्होंने किया था, ये एक रिसर्च। तो उस पे उन्होंने एक कंपेरेटिव स्टडी बना ली, ठीक है? कंपेयर किया था वहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया था कि जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है ना? और जो दूसरे जगहों पे मर रहे हैं उसमें उनके कंपेयर किया था। तो लेटर उस थ्योरी का नाम पड़ा ग्राउंडेड थ्योरी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो अगर आपको और कुछ पढ़ना होगा इनके बारे में, सिट्रास और ग्लेजर के बारे में, आप पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे बहुत सारे इसके बारे में है, ठीक है? वो तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर मुझे इतना ही बताना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है? हाँ, तो इसी तरह चंद्र शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर एपीए और एमएलए बताना सर, कंफ्यूजन होता है, ठीक है? हाँ, एपीए होता है, मतलब ये दो फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे हम रेफरेंस लिखते हैं ना, कि रेफरेंस हम दो तरीके के लिखते हैं, ठीक है? एक लिखते हैं
APA स्टाइल में APA मीन्स अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, A फॉर अमेरिकन, P साइकोलॉजी, ठीक है, A फॉर एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको हम कैसे, APA स्टाइल को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये आप देखो। मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, डेरविंग TM, रोजिटर MJ एंड मुनरो MJ 2002। क्या हम मतलब पहले हम सरनेम लिखते हैं, ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, सरनेम, ओके। तो जैसे डेरविंग है, उसके बाद उसका इनिशियल, हाँ पहला नाम तो उसको हम इनिशियल में लेते हैं, जैसे TM। उसके बाद दूसरे का ले लिया है, उसका भी सरनेम रोजिटर MJ, ठीक है, MJ उसका नाम पूरा नाम था, तो ये हमने इनिशियल में ले लिया, यानी जो फर्स्ट नेम होता है उसको इनिशियल में लेना होता है, और पहले लिखना पड़ता है उसका जो सरनेम होता है। एंड मुनरो MJ, ठीक है, तो उसके साथ ही हम लिखते हैं ब्रैकेट में ईयर, कब ये उसने चाहे रिसर्च पेपर होगा, ठीक है, या कोई बुक होगी, तो ठीक है, तो उसको हम उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं पहले ही, यानी ऑथर के साथ ही, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान में रखना, ओके। सो दोबारा आपको गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हम फुल स्टॉप डालते हैं, फुल स्टॉप के बाद हम रिसर्च पेपर का नाम लिखते हैं, रिसर्च पेपर का जो नाम होगा, या हम बुक का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू फॉरेन एसेंटेड स्पीच, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट, उसके बाद कामा डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं 23 वॉल्यूम नंबर, ठीक है, बुक यानी जो ये रिसर्च पेपर का वॉल्यूम था जिसमें छपा था, तो उसका वॉल्यूम नंबर 23 और इशू नंबर था 4। इस तरह फिर 245 कामा, फिर 245-249, दिस इज पेज नंबर, ठीक है, 245 पेज नंबर पे था इस जर्नल पे, जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके। सो ये था APA स्टाइल का फॉर्मेट। मैं दोबारा बताऊंगा, इसमें पहले हम सरनेम लिखते हैं, फिर इनिशियल्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं साथ में ही ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, कब पब्लिश हुई है। उसके बाद हम लेते हैं बुक का नाम या रिसर्च पेपर का नाम, उसके बाद फुल स्टॉप डाल के फिर जर्नल का नाम, फिर कामा, फिर हम लेते हैं वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, फिर क्या लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेज नंबर लेते हैं, फिर उस पर लास्ट पे फुल स्टॉप। अब देखो MLA स्टाइल क्या होता है। MLA की फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। क्या होती है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो ये MLA स्टाइल है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये भी एक स्टाइल है रेफरेंस लिखने की, ठीक है। इसमें हम पहले लिखते हैं ऑथर्स लास्ट नेम, ठीक है, ऑथर का लास्ट नेम जो होगा, यानी सरनेम जो होगा, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद एडिटर का नाम, है ना, हाँ। तो उसके बाद हम टाइटल ऑफ बुक देते हैं, या हम रिसर्च आर्टिकल का टाइटल देते हैं, या रिसर्च पेपर का टाइटल देते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं, यहाँ पे 2 जगह फुल स्टॉप, यानी पहले फुल स्टॉप फिर बाद में भी फुल स्टॉप, जैसे उसमें भी फुल स्टॉप उसमें भी, दोनों में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद नंबर देते हैं हम, है ना, हाँ, एक सेकंड। तो उसके बाद नंबर देते हैं हम, ठीक है, फिर कामा करके फिर पब्लिशर का नाम देते हैं, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, यानी ये कब पब्लिश हुई है, तो ये वो लास्ट में लिखते हैं। MLA स्टाइल में हम वो लास्ट में लिखते हैं, APA स्टाइल में हम पहले ही यानी जो ऑथर का नाम होगा उसके साथ में लिखते हैं। ये आप ध्यान में रखना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको MLA स्टाइल बताना होगा तो उसका ईयर जो होगा वो लास्ट पे होगा, ईयर के पहले होगा कामा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। उससे पहले भी कामा होगा, उसके बाद उससे पहले होगा फुल स्टॉप, उससे पहले भी फुल स्टॉप होगा, ये याद रखना। फुल स्टॉप कहाँ पे, कामा कहाँ पे, और ईयर कहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल ले ली, हेगमैन कामा विलियम, ठीक है, हेगमैन कामा विलियम फुल स्टॉप। तो हेगमैन था उसका सरनेम और विलियम उसका फर्स्ट नेम था, ओके, जिसने ये लिखा है। उसके बाद हमने कयोट के फुल स्टॉप कयोट करके प्रोग्राम ब्रिंग्स टुगेदर वेटरन्स, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद कामा हमने डाला है ना, उसके बाद नेग्लेक्टेड डॉग्स, ये पूरा नाम था उसका।
तो उसके बाद फुल स्टॉप हमने उसके बाद लिखा शिकागो ट्राइब्यून। तो ये पब्लिक मतलब जर्नल का नाम था, शिकागो ट्राइब्यून। ठीक है, उसके बाद हमने मैंने डेट लिखा या ईयर लिखा हमने 4 जनवरी 2015। उसके बाद कामा पेज नंबर 10, पेज नंबर भी हम लिख सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट, ये आप याद रखना। ओके, सो चंद्र शर्मा, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट टाइम आप इसको दोबारा गलत नहीं करना, ठीक है। तो एपीए स्टाइल जो मैं दोबारा बताऊंगा थोड़ा सा, एपीए स्टाइल जो है ये हम यूज करते हैं एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, साइंसेस में, ठीक है। ये स्टाइल एमएलए स्टाइल हम यूज करते हैं बिजनेस स्टडीज में, है ना, बिजनेस में या हिस्ट्री में या फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें हम एमएलए स्टाइल यूज करते हैं। ओके, तो चलते और कुछ लेते हैं हम, और कुछ डाउट्स हैं जो कमेंट में दिए गए थे स्टूडेंट्स ने। तो ये था, और एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा कलेक्शन मेथड। इसे लिखा था पॉजिटिविज्म एंड केस स्टडी आल्सो प्रोवाइड डेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सो प्लीज एक्सप्लेन व्हाई वी शुड काउंट ओनली इंटरव्यू। ये थे रुमकी घोष। आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया था मैंने इस कमेंट में, बट आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा मैं कि जो पॉजिटिविज्म और केस स्टडी है ये रिसर्च के मेथड्स है, ठीक है। हाँ, ये डेटा हम देते हैं बट ये रिसर्च के मेथड्स है। इंटरव्यू जो है वो है डेटा कलेक्शन मेथड, इससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं किसी के पास, अगर मैं टीचर्स पे रिसर्च करता होगा तो वहां पे मैं केस स्टडी नहीं करूंगा, वहां पे मैं पॉजिटिविज्म यूज नहीं करूंगा, वहां पे मैं इंटरव्यू उनको करूंगा, ठीक है। अगर मेरी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी है तो फिर मैं वहां पे उनको इंटरव्यू करूंगा। अगर मेरा क्वांटिटेटिव होगा तो अब मैं क्वेश्चनियर यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बात है, दैट मीन्स कि क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारे डेटा कलेक्शन मेथड है। मतलब मैं डेटा कलेक्ट करता हूं। एक होता है डेटा देना, जो आपने लिखा है पॉजिटिव केस आल्सो प्रोवाइड डेटा, वो देते हैं डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लेना आप अपने आप को, ठीक है, कि पॉजिटिव केस स्टडी वो रिसर्च के मेथड्स होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो बट दे आर नॉट डेटा कलेक्शन है। सो वी कैन से दैट इंटरव्यू इज इज फॉर डेटा कलेक्शन। ओके, सो आई होप आपको आंसर मिला हुआ होगा रुमकी घोष जी। इसी तरह फामिदा ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक्सपेरिमेंटल हिस्टोरिकल केस स्टडी इथनोग्राफी, फिर लिखा उसे 1 क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, इंटरप्रेटेटिव, इंटेंसिव, इनिशिएटिव। आई नीड करेक्ट मैच सर, प्लीज सॉल्व माय डाउट। तो मैंने उसको उसी वक्त आंसर किया था कमेंट में, शायद उसने देखा था। तो उसके बाद मैंने उसको बोला था कि रेस्ट विल बी एक्सप्लेन्ड इन क्लास। ओके, सो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल होता है इसमें हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह हिस्टोरिकल में हम क्रिटिसिज्म, हम इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म देखते हैं, ठीक है। तो केस स्टडी में हम इंटेंसिव का मतलब हम एक शॉर्ट कुछ सैंपल लेते हैं या इंडिविजुअल सैंपल हम लेते हैं, सो दैट बिकम्स इंटेंसिव, यानी शॉर्ट होता है, ठीक है। इस तरह एथनोग्राफी होता है कि इसमें हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं किसी कल्चर का, ठीक है, कस्टम, ट्रेडिशन, ठीक है, वो हम एथनोग्राफी में स्टडी करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उनकी, तभी इसका इंटरप्रिटेटिव आएगा। ओके, सो आई होप फामिदा आपको भी आंसर मिला हुआ होगा। सो थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा है, डाउट पूछा है, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी डाउट क्लियर होगा। ऐसे आपका भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आंसर उसको लिखो, ठीक है, तो उसको हम वहां पे एड्रेस करेंगे। ओके, सो आप अपना थम्स अप दे दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो आर यू रेडी? सो देन वी कैन बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। Okay, so let's begin, let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। A widely used format developed by Rennes Likert is used for asking questions about, यानी एक
स्केल यूज किया है, डेवलप किया है रेनिस लिकर्ट ने, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं जहां से हम डेटा लेना होगा। तो वो यानी स्केल किसके लिए यूज होती है? ए एटीट्यूड, बी पर्सनालिटी, सी मोरल, डी नन ऑफ द अबव। आप सब इसका आंसर करो। हाँ, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट एटीट्यूड स्केल कहते हैं उसको, ठीक है। लिकर्ट स्केल भी कहते हैं, एटीट्यूड स्केल भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एटीट्यूड स्केल किसने दे दी है? वो दी है रेंसिस लिकर्ट ने, ठीक है। हाँ, या लिकर्ट स्केल भी इसको कहते हैं, 5 पॉइंट स्केल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। हाँ, रेंसिस लिकर्ट स्केल, या हम इसको बोलते हैं एटीट्यूड स्केल। यानी रेंसिस लिकर्ट ने दे दिया है एक स्केल जिसका नाम था एटीट्यूड स्केल। उसमें कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये था रेंसिस लिकर्ट। इसने जन्म ले लिया है 15 अगस्त 1903 में, ठीक है, इन चेयानी व्योमिंग, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। तो इसकी डेथ कब हो गई? 3 सितंबर 1981 में इन एन एर्बोर, मिशिगन, ठीक है, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। ही वॉज एन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो इसको माना जाता है लिकर्ट स्केल भी, ठीक है, मतलब लिकर्ट स्केल के नाम से इसको माना जाता है कि यानी इसने ये लिकर्ट स्केल दे दी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसने इसको डेवलप किया है ऑन द बेसिस ऑफ टू गिव रेस्पॉन्सेज ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल आइटम्स। वहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चंस बना ले, उनका रेस्पॉन्स करना। तो इसमें क्या मेजर करते हैं? इसमें मेजर, इस स्केल में मेजर करते हैं जो ये यूज करता है, इसमें मेजर किया जाता है लोगों के थॉट्स को, है ना, लोगों की फीलिंग्स को, ठीक है। हाँ, मतलब जब सर्वे किया जाता है वहां पे लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ओके। सो लिकर्ट ने एक मैनेजमेंट थ्योरी भी दे दी है ना, वो आप देख लेना। तो ये था इसके बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर। थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। लिकर्ट्स मेथड ऑफ क्रिएटिंग द लिकर्ट स्केल इज रेंसिस लिकर्ट्स बेस्ट नोन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो लिकर्ट ने ये मेथड दिया, ये स्केल दे दी है, ठीक है, इन 1932, ठीक है। तो ये आप पीएचडी कर रहा था उस वक्त। उसने अपनी थीसिस में आइडेंटिफाई किया था कुछ पर्सन्स का एटीट्यूड, ठीक है, और उनके फीलिंग्स, ठीक है, ये वो मेजर करना चाहता था। तो मतलब वो ये मेजर करना था एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। सो लिकर्ट ने क्या किया है, इसने सर्वे कंडक्ट किया, ठीक है। हाँ, तो वो सर्वे किसके बारे में था? वो था मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड था, ठीक है। हाँ, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखना था कि कस्टमर में कितनी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। और उसमें क्या देखना था उसको कि सोशल साइंसेस के रिलेटेड था, ठीक है। हाँ, तो उसमें और था एटीट्यूड रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, यानी रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके रिलेटेड एटीट्यूड, ठीक है, वो मेजर करना। तो ये था इसका मेन मोटिव उस वक्त जब उसने ये लिकर्ट स्केल डेवलप की, ओके। सो मतलब उसमें अभी मैं कह रहा था कि इसमें कुछ आइटम्स क्वेश्चंस है, उनका आंसर देना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये इसके बारे में था, लिकर्ट स्केल के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इंप्लाइज, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है रिसर्च में? एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट विद रियलिटी, इंटर रिसर्चर एग्रीमेंट, मेथोडोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन,
चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है। हाँ फाइंडिंग कंसिस्टेंट विद रियलिटी, ठीक है। हाँ यानी हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वो रियलिटी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी का वही मतलब है, यानी फेवरेटिज्म नहीं होगा, ठीक है। हाँ इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी। ओके सो इन इट्स प्योरेस्ट सेंस अगर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में हम ट्रुथ को मेजर करते हैं, ठीक है, या एक इंडिपेंडेंट रियलिटी एग्जिस्ट होती है जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, ठीक है। सो जो रिसर्चर का टास्क होता है, काम होता है, सो वो क्या बता देता है, वो रियलिटी को सामने लाता है, ठीक है, कि रियलिटी है क्या, ठीक है। हाँ सो दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ओके सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। The extent to which an instrument measures a characteristic that cannot be directly observed but is assumed to exist is, ठीक है। ये सब पढ़ो और आंसर करो। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, यानी डायरेक्टली मेजर कुछ नहीं करता है, बट मतलब वो जो बिहेवियर होगा या जिसको मेजर करते हैं वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है, बट डायरेक्टली हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फेस वैलिडिटी है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, या कंटेंट वैलिडिटी है? चलो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसमें जो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं बट वो एग्जिस्ट होता है उसमें, तो वो आता है उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है इसमें हम ऑब्टेन करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल स्कोर्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल टर्म्स में कुछ स्कोर्स हम इसमें ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो कंस्ट्रक्ट होता है ये एक ट्रेट होता है, ठीक है, ये छुपा हुआ होता है ट्रेट, ठीक है, ये एबिलिटी छुपी हुई होती है या कोई एटीट्यूड छुपा हुआ होता है, ठीक है। हाँ तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। तो इसमें फॉर एग्जांपल आता है इंटेलिजेंस आता है, इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन आता है, ठीक है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग आती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, फील्ड स्टडी किसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। A real life situation is, B experimental situation is, C laboratory situation is, D none of the above। इसको पढ़ो सब और आंसर करो। मैक्सिमम की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ और बेल को प्रेस करके रखो ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन न्यू आ जाएगी तो वो आपको मिल जाएगी उस वक्त। ओके हाँ तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, रियल लाइफ सिचुएशन, यानी फील्ड स्टडी जो करते हैं हम वो रियल लाइफ सिचुएशन को देख के हम करते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे फील्ड स्टडी रिलेटेड होती है किसके साथ, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट सिचुएशन ये लेबोरेटरी में हम करते हैं, ठीक है,
या किसी जगह एक्सपेरिमेंट ओपन फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। हाँ, तो ये नहीं आएगा। इस तरह लेबोरेटरी सिचुएशन से भी नहीं आएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। The verification that the method of measurement actually measures what it is expected to measure is known as, यानी एक्चुअल में हमें क्या मेजर करना है, क्या वो हम मेजर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, सी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, डी क्राइटेरियन वैलिडिटी। चलो इसको आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, यानी कंटेंट वैलिडिटी हम देखते हैं कि हम वेरीफाई करते हैं, है ना। किसको हम वेरीफाई करते हैं कि हमें जो मेजर करना होता है, जो हमें ज़रूरत होता है, क्या वो मेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मेजर हो रहा है, यानी वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो हमें किस में मिलता है? कंटेंट वैलिडिटी में। ठीक है, जब हम कंटेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी अप्लाई टू सिचुएशंस beyond the study itself and the extent to which conclusions can be generalized is A. External validity, B. Internal validity, C. Situational validity, D. None of the above. चलो सब आंसर करो, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो सब आंसर करो पहले। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर, ए पार्ट एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि यानी द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी अप्लाई टू सिचुएशंस बियॉन्ड द स्टडी इटसेल्फ, यानी जो हमने स्टडी की वहाँ से जो थ्योरी, वहाँ से जो प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं। ठीक है, तो फिर वो जो हम अप्लाई करते किसी दूसरी जगह। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल बन गया। एंड द एक्सटेंड टू विच कंक्लूजन कैन बी जनरलाइज, फिर हम उन कंक्लूजन को हम जनरलाइज करते हैं सारी पॉपुलेशन पे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आ गए, जो हमारे इन्फ्लुएंसेस आ गए हैं, उनको हम जनरलाइज करते हैं सारी पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो दैट इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, जिनका गलत हो गए नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 7, इसको पढ़ो और आंसर करो। द एक्सटेंट टू विच द डिजाइन एंड द डेटा ऑफ ए रिसर्च स्टडी allows the researcher to draw accurate conclusions about cause and effect and other relationships within the data is external validity, internal validity, situation validity, none of the above. चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट इंटरनल वैलिडिटी। यानी क्या कहता है क्वेश्चन, यानी जो रिसर्च स्टडी अलाउ करेगा रिसर्चर को कि वो उसको एक्यूरेट कंक्लूजन मिलना चाहिए। ठीक है, अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, या और कोई रिलेशनशिप होगी, है ना। तो उस वक्त उसको क्या कहेंगे हम, तो वो मिलेगा हमें एक्यूरेट कंक्लूजन हमें मिलेंगे इंटरनल वैलिडिटी से। ठीक है, हाँ।
जो रिसर्च टूल होगा या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें हमें इंटरनल वैलिडिटी होगी, ठीक है। तो उस इंटरनल वैलिडिटी से हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। या कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होगा, तो उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें इंटरनल वैलिडिटी से, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन, यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो रिसर्च का होगा वो एट पीक होगा, ठीक है। कब होगा? द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इट्स ऑकरेंस, द ऑथर हु इज a source of information is biased and incompetent, C, the researcher is not competent enough to draw logical conclusions, D, all the above। चलो आप सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव। यानी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो रिसर्च की होती है इसको सपोर्ट कर देता है, ठीक है, या पीक पे होती है, हाँ? कब? द इंसिडेंट वाज रिपोर्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इट्स ऑकरेंस, यानी वो जो इंसिडेंट हुआ होगा उसको रिपोर्ट करते हैं हम आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत टाइम के बाद, ठीक है, जब वो हुई होगी उसके बाद हम करते हैं, बाद में यानी बहुत टाइम के बाद, हाँ, ये ध्यान में रखना। उसमें द ऑथर हु इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बायस्ड एंड इनकम्पिटेंट, तो जो उसका ऑथर होगा, है ना, उस इंफॉर्मेशन का, तो वो बायस्ड होगा, है ना, वो तो पार्शल होगा उस वक्त, एंड इनकम्पिटेंट होगा। द रिसर्चर इज नॉट कम्पिटेंट एनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन, तो रिसर्चर उसमें उतनी पोटेंशियल एबिलिटी नहीं होगी कि वो एक रीजनेबल आंसर दे देगा या रीजनेबल रिजल्ट दे देगा या लॉजिकल रिजल्ट दे देगा, ठीक है। सो हम कहेंगे कि यानी ऑल द अबव, यानी हर वक्त, हाँ, वो सपोर्ट में रहेगा, ठीक है, या पीक पे रहेगा। तो ये आप ध्यान में रखना, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन ए रिसर्च measures the variable or dimension it is supposed to measure is, okay, A, validity, B, reliability, C, dependability, D, suitability। यानी यहाँ पे ये टर्म डिस्क्राइब करता है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन ए रिसर्च मेजर्स द वेरिएबल और डायमेंशन, यानी जब मेजर किया जाता है एक वेरिएबल को या किसी डायमेंशन को, तो उस वक्त मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज सपोज टू मेजर इज, यानी क्या मेजर करते हैं उस वक्त, उसको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, सुटेबिलिटी, ऐसे आंसर करना आपको। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, वैलिडिटी, ठीक है। हाँ, यानी जब हम किसी रिसर्च को मेजर करते हैं, कोई वेरिएबल या डायमेंशन मेजर करते हैं, तो उस वक्त हम ये मान के चलते हैं कि ये वैलिडिटी चेक हो रही है, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, रिसर्च का इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? रिसर्च इज सिस्टमैटिक, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, रिसर्च इज नॉट पैसिव। तो अब सब आंसर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक भी करो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, और जिन्होंने किया है वो इग्नोर करो। थैंक यू उनके लिए। चलो क्विक रेस्पॉन्स दे दो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। तो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, देखो रिसर्च, ये कह रहे क्वेश्चन क्या कहता था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, रिसर्च का?
इसने लिखा रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, तो ये नहीं है। तो अगर लिखा होगा रिसर्च इज अ प्रोसेस तो वो था, है ना, ये क्वालिटी थी इसकी। तो इसने लिखा था रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोजली रिलेटेड टू जनरलाइजेशन ऑफ आउटकम ऑफ रिसर्च, यानी कौन सी इसमें टर्म वो है जो रिलेटेड है कि किसी रिसर्च का जो आउटकम होता है ना, उस रिसर्च के रिजल्ट्स को फिर हम जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन पे, तो वो कौन सी टर्म है इसके साथ रिलेटेड। ठीक है, ए एक्सटर्नल वैलिडिटी, बी इन्फ्रेंस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सब पढ़ो अच्छे से और आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, बोथ एंड बी, यानी उस वक्त उसको कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी और इन्फ्रेंस। ओके, यानी जब हमारे पास कोई रिजल्ट आता है रिसर्च करने के बाद, जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम फिर जनरलाइज करते हैं बाकी पॉपुलेशन पे, बाकी सैंपल पे। ठीक है, तो उस वक्त हम उसको कहेंगे एक्सटर्नल वैलिडिटी या इन्फ्रेंस। ओके, बोथ एंड भी आएगा इसका आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट गिविंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हैज, ठीक है, जो हमें मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे देगा, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे देगा। ठीक है, तो उसको उस वक्त हम क्या बोलेंगे, लो वैलिडिटी है, हाई वैलिडिटी है, लो रिलायबिलिटी है, हाई रिलायबिलिटी है। ठीक है, चलो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, लो रिलायबिलिटी, यानी जब कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे देगा, इन्हें नॉन सपोर्टिव रिजल्ट दे देगा, जो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, उस वक्त हम बोलेंगे उसमें ये लो रिलायबिलिटी है। ओके, हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑथेंटिसिटी जो होती है एक रिसर्च फाइंडिंग की, ठीक है, रिसर्च में से जो फाइंडिंग्स निकल के आते हैं उसका ऑथेंटिसिटी क्या होती है, ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल द अबव। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव। ठीक है, ऑथेंटिसिटी हम मान के चलते हैं, ये सारे देखे, ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल द अबव। ठीक है, ये सारे हैं, ये तीनों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। हाउ कैन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च बी एनहांसड, यानी ऑब्जेक्टिविटी कैसे हम एनहांस करेंगे, किस में, एक रिसर्च में, थ्रू इट इज इम्पार्शलिटी, through its reliability, through its validity, all the above। चलो आप सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो तुरंत। देखो जिनका गलत हो रहा है क्वेश्चन, जिनका गलत हो रहा है, डो नॉट वरी, ये सीखने का टाइम है। बट नेक्स्ट टाइम आप ध्यान में रखना कि मुझे गलत नहीं होना चाहिए, आप सीखो अभी। ठीक है, हाँ तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ऑल द अबव। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं थ्रू इम्पार्शलिटी, यानी अनबयास होना रहना चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, इनसे हम एक ऑब्जेक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं रिसर्च में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, इजी क्वेश्चन है,
ए हिस्टोरिकल रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चलो करो आंसर सब। मैनिपुलेशन किसका पार्ट है? ठीक है, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। हाँ, तो ये आप ध्यान में रखना, इसको आप दोबारा गलत नहीं करना। ओके, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़वाना सर करो। एन एजुकेटेड गेस अबाउट व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर इज कॉल्ड। एक एजुकेटेड गेस जो होती है, ठीक है, हाँ, इसको मतलब एजुकेटेड गेस से हम कंट्रोल करते हैं कुछ बिहेवियर, तो उस वक्त उसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, ए हाइपोथेसिस, सी एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, डी ए थ्योरी। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट ए हाइपोथेसिस। ठीक है, एजुकेटेड गेस जो होती है या टैलेंटेड गेस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। जब भी एजुकेटेड गेस आपको मिलेगा या टैलेंटेड गेस होगी तो ये समझ लेना ये हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या रहा है कि एक एजुकेटेड गेस होगी या प्रेडिक्शन होगी, हम बोलते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग सम बिहेवियर, यानी हमें किसी बिहेवियर को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, या क्या कंट्रोल का बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कौन सा चीज है ऐसा जो बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। ओके, सो हम एक एजुकेटेड गेस करते हैं तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। इट इज बेस्ट टू यूज द मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल हाइपोथेसिस हम कहाँ पे यूज करते हैं? ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ रिसर्च, while planning your research study, see at the time of publishing the results, d none of the above। सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट वाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी। देखो अगर हम देखेंगे ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च, फाइनल स्टेज पे हम हाइपोथेसिस बनाते नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ स्टडीज में बनाते हैं, है ना। तो मल्टीपल वहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो वो हम बना लेते हैं जब हम प्लान करते हैं कोई रिसर्च स्टडी। मैंने एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टडी की, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस बनाता हूँ। अगर रिसर्च क्वेश्चंस तो हाइपोथेसिस नहीं आएगा, तो अगर ऑब्जेक्टिव्स मैंने बना ले तो फिर हाइपोथेसिस जरूरी है। बट एक ही हाइपोथेसिस से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाने पड़ते हैं। एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग द रिजल्ट, इसमें ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी हम हाइपोथेसिस को बनाते नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर बी पार्ट आएगा, वाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, हाइपोथेसिस किसमें हम लिखते नहीं है? डिक्लेरेटिव टर्म्स में नहीं लिखते हैं क्या? नल हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, या जनरल टर्म्स, या डायरेक्शनल टर्म्स। चलो सब आंसर करो, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वेरी गुड, ऐसे कंसिस्टेंसी बना के रखो तो फिर एक दिन आपको लगेगा नहीं वी आर एक्सपर्ट्स, ठीक है। हाँ, दिन ब दिन सीखता रहता है बंदा। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट जनरल टर्म्स, यानी हाइपोथेसिस को हम जनरल टर्म्स में नहीं बनाते हैं, हाइपोथेसिस को हम टेक्निकल टर्म्स में बनाते हैं, ठीक है। चाहे नल हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बनाते हैं,
या डिक्लेरेटिव टर्म्स में हम बनाते हैं इसको, या स्टेटमेंट हम डायरेक्टली कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स कि जनरल टर्म्स में हम हाइपोथेसिस को नहीं बनाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वुड बी लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड ए रिसर्च हाइपोथेसिस? रिसर्च हाइपोथेसिस हम किसमें कम यूज करते हैं, कम बनाते हैं? ए इंटरवेंशन रिसर्च, बी एसोसिएशनल रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी नन ऑफ द अबव। सब पढ़ो और आंसर करो। चलो, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो, क्विक रेस्पॉन्स आना चाहिए। किस टाइप के रिसर्च में हम बहुत कम यूज करते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस? ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम ज्यादा रिसर्च हाइपोथेसिस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जो रिसर्च होती है इसमें हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां पे हमें हाइपोथेसिस की जरूरत ही नहीं होती है। रिसर्च क्वेश्चन जहाँ पे बन जाएगा वहां पे हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। बट जो एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसमें भी ज्यादा रिसर्च हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं बट रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जिसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सो इसमें हम बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई रिलेशनशिप नहीं है हाइपोथेसिस बनाने की। ओके, सो हम बना भी सकते हैं, बना भी नहीं सकते। अगर रिसर्च क्वेश्चन बना लिए तब फिर हम हाइपोथेसिस नहीं बना लेंगे। अगर हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए तो फिर हमें बनाना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट 20th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिसर्च हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च, बी स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, सी स्टेटेड सच दैट दे कैन बी कंफर्म्ड और रिफ्यूटेड, बोथ बी एंड सी। ठीक है, हाँ, तो सब आंसर करो। वेरी गुड। डिस्करेज नहीं होना, ठीक है, या डिसअपॉइंट नहीं होना आप। हाँ, अपने आप को अपने आप में हिम्मत लाओ, पटेशन लाओ, नहीं मैं करूंगा। अगर इस बार गलत हो गए नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ। सो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। यानी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? इसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, कुछ मतलब प्रेडिक्शन करते हैं या कुछ गेस करते हैं क्या होगा। हाँ, जो हम रिसर्च करेंगे उसका क्या होगा। ठीक है, उसी तरह हम मतलब कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, या हम प्रूव करते हैं, रिफ्यूटेड, और उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कि ये सच है या रॉन्ग है। ठीक है, ओके। सो मतलब ये दो स्टेटमेंट रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च नहीं आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, यू एंजॉय द टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो थैंक यू एवरीवन। सो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो। ठीक है, तो ये आप नोट्स कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है। ठीक है, हाँ, इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बोल दो। इसी तरह आप इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ओके, हाँ। सो ये 2 बजे की क्लास आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो ये फ्री क्लासेस होते हैं, तो इनका आप लाभ लीजिएगा। ओके, सो ये JRF अचीवर्स है, आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम JRF
एचयूएस में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सो ये क्विज देते रहो आप, जब जब ये क्विज होगी इसको दे दो आप, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 5 क्वेश्चन होते हैं। इससे आपका कंसिस्टेंसी और आपका जो डर है, एग्जाम एंग्जाइटी जो है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपका कोई क्वेश्चन होगा वो आप बोल दो कमेंट में, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। सो आपका कैसा लगा आज का एमसीक्यू सीरीज, आप बता दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।